एस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक देखिए क्या है, राजस्थान का एकीकरण। यूनिफिकेशन से हमेशा एग्जामिनर कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछता है और उसका सबसे नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि ये जो एकीकरण है ये कितने चरणों में समाप्त हुआ। इनसे रिलेटेड हर एक बार क्वेश्चन आता है किसी न किसी एग्जाम में। एग्जामिनर इस टॉपिक को ज़रूर लेके आता है। प्रजामंडल आंदोलन हो गया, 1857 की क्रांति हो गई, महाराणा प्रताप हो गए, ये सभी एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक हैं। तो आज हम एग्जामिनर के इस फेवरेट टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं आज की इस क्लास में। इस क्लास में हम पूरा निचोड़ निकाल लेंगे। इस एकीकरण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे आज के बाद आपके गलत नहीं होने वाले हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को पूरा ज़रूर देखें, प्लस क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का एकीकरण। तो देखिए सबसे पहले तो हम जानेंगे कि राजस्थान का जो नाम है ये राजस्थान सबसे पहले कहाँ यूज़ हुआ था। इससे पहले राजस्थान को क्या बोला जाता था, राजपूताना बोला जाता था। लेकिन कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है, जो राजस्थान हिस्ट्री के पिता या जनक जो हैं कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने अपनी बुक थी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में सबसे पहले राजस्थान नाम का उपयोग किया था, प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे कि राजस्थान का जो राजस्थान नाम है ये सबसे पहले कहाँ यूज़ हुआ था, तो किसने किया था, कहाँ पर किया था, पता चल गया अभी कि कर्नल जेम्स टोड ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। उसमें इन्होंने राजस्थान का नाम लिया था। ठीक है, अब देखिए 1857 की क्रांति हमने पढ़ी है, प्रजामंडल आंदोलन पढ़े हैं, एकीकरण भी हमने पढ़ा है। मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, स्लाइड्स के माध्यम से आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि पढ़ा हुआ ऑलरेडी है। रिवीजन हमें करना है, बस जो पढ़ा है उसको याद करना है, रिवीजन करना है। तो छोटी छोटी स्लाइड्स के माध्यम से हम चलेंगे, इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान की स्थिति क्या थी। तो राजस्थान में कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था, उन सब के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि राजस्थान की यूनिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो यूनिफिकेशन करें किसका, तो अब करेंगे किसका। यहाँ पर क्या थी, 19 रियासतें थी। तो 19 प्रिंसली स्टेट्स थे, 3 ठिकाने थे। कौन कौन से थे, नीमराणा अलवर के अंदर आता है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा के अंदर आता है, लावा टोंक के अंदर आता है, और एक क्या है, यूनियन टेरिटरी है, क्या है, अजमेर मेरवाड़ा। तो इन सभी को मिलाकर क्या बनाया गया है, कंप्लीट जो वर्तमान राजस्थान है वो बनाया गया है। अब इसको देखेंगे कि कौन कौन से चरण में किस किस को सम्मिलित किया गया, सबसे ज़्यादा रियासतें जो है वो कौन से चरण में सम्मिलित की गई। तो इन सभी को हम पढ़ेंगे। कुछ फैक्ट्स और देख लेते हैं हम। तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में देखिए उस टाइम कितनी रियासतें थी, टोटल 565 रियासतें थी, जिनमें कौन सी, विलय पत्र पर जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे वो कितनी रियासतें थी, 562। और जो रियासतें यानी 3 रियासतें जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था वो कौन कौन सी रियासतें थी। तो इनमें भारत की जो सबसे बड़ी रियासत थी वो हैदराबाद, उसने मना कर दिया था। कश्मीर और जूनागढ़, इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। अगर भारत की सबसे छोटी रियासत की बात करें तो कौन सी थी, बिलवारी, एमपी के अंदर आती थी। ठीक है, अब देखिए 1857 की क्रांति को हम स्टार्ट करते हैं और राजस्थान में एकीकरण राजस्थान के एकीकरण की हम शुरुआत करते हैं। तो एकीकरण में देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 18 मार्च 1948 को इस एकीकरण की यूनिफिकेशन की शुरुआत हो गई थी। और कब कंप्लीट हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को जो वर्तमान राजस्थान है इसकी कंप्लीट जो प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो गई थी। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण समाप्त हो गया था। अब इस एकीकरण में टाइम कितना लगा था, तो ये अवधि कितनी थी, समय कितना था, तो इसको भी आप याद रखेंगे। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे इस वर्तमान राजस्थान को बनाने में, एकीकृत करने में, या एकीकरण की अवधि आप इसको बोल सकते हैं। अब एकीकरण जो है वो कितने चरणों में, कितने फेजेस में कंप्लीट हुआ था, तो इसके मेनली 7 चरण थे। इन 7 चरणों का नाम आप याद रखना। सबसे पहला जो था वो मत्स्य संघ था, उसके बाद राजस्थान संघ बना, फिर संयुक्त राजस्थान, और संयुक्त से भी कौन सा बड़ा हो गया, वृत्त राजस्थान, फिर संयुक्त बृहत्तर राजस्थान, फिर राजस्थान संघ, और फिर वर्तमान राजस्थान। इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप याद रखेंगे मत्स्य राजस्थान,
संयुक्त व्रत, 4 याद हो गए, उसके बाद अगला याद करना ही नहीं है क्योंकि वो तो थर्ड और फोर्थ से मिलकर बना है। फिर उसके बाद राजस्थान संघ और फिर जो वर्तमान राजस्थान है वो, ठीक है। तो ये 7 चरण थे। इन 7 चरणों में हमने अभी पढ़ना है कि कौन से चरण में कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई है, कौन सा ठिकाना किस समय शामिल हुआ है। तो इन सभी को हम पढ़ते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अब आप पूछेंगे कि इससे पहले कभी एकीकरण करने का प्रयास हुआ ही नहीं था क्या? मतलब यूनिफिकेशन की बात आ रही है तो क्या ये अभी पॉसिबल हुआ है? 18 तारीख से पहले क्या किसी ने कोई प्रयास किए ही नहीं थे इसके लिए? कभी ट्राई नहीं किया था क्या? तो ऑब्वियस सी बात है, ट्राई तो किया गया था। तो देखो किस किस ने ट्राई किया था। तो साइमन कमीशन के बाद से ही रियासतों के भारत में विलय की बात की जाने लग गई थी। तो साइमन कमीशन के बाद सभी चाहते थे कि भारत जो है वो एक जगह सम्मिलित हो जाए, सारी रियासतों को भारत में सम्मिलित कर दिया जाए। लेकिन भारत इस समय 2 विभागों में विभाजित था। अब वो 2 भाग कौन कौन से थे? एक था ब्रिटिश इंडिया और दूसरी देसी रियासतें जिन पर किसका शासन था? राजाओं का शासन था। ब्रिटिश इंडिया अंग्रेजों के शासन में चलता था और देसी रियासतों पर राजाओं का शासन था। तो 1935 में भारत शासन अधिनियम आया और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था, इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई। और इस ऑल इंडिया फेडरेशन में किसको शामिल किया जाना था? इसमें इन दोनों को शामिल करना चाहते थे, ब्रिटिश इंडिया और देसी रियासतें। लेकिन राजाओं की अरुचि के कारण ये सफल नहीं हो पाया, उन्होंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। अब कौन इंटरेस्ट लेगा जब उनको पता है कि भाई हमारी रियासत जो है, हमारा अस्तित्व जो है वो खत्म होने वाला है। तो ऐसे में उन्होंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया और इस ऑल इंडिया फेडरेशन की बात जो है वो बात ही रह गई, यानी कि ये संघ जो है वो कभी बन ही नहीं पाया। आगे देखिए और किस किस ने इस क्षेत्र में प्रयास किए थे। तो मेवाड़ के महाराणा थे, उन्होंने राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था। अब देखिए कैसे किया था। तो मेवाड़ के महाराणा थे भूपाल सिंह, इन्होंने बोला कि हम छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक इकाई बना लेते हैं और इसका इकाई का नाम क्या है? राजस्थान यूनियन। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? एक बैठक बुलाई उदयपुर के अंदर। कब बुलाई थी? 25-26 जून 1946 को। इन्होंने सभी राजाओं को वहाँ पे आमंत्रित किया। कितने राजा पहुँचे? 22 राजा या उनके प्रतिनिधि जो थे वो उस मीटिंग में पहुँचे। इन्होंने बोला कि देखो भारत जो है उसका यूनिफिकेशन हो रहा है, राजस्थान का एकीकरण करने वाले हैं, तो हम सभी लोग मिलकर एक बहुत बड़ी रियासत बना लेते हैं, यानी छोटी छोटी जो भी इकाइयां हैं उनको मिला लेते हैं और एक राजस्थान यूनियन बना लेते हैं। इसके बाद जब भी गवर्नमेंट हमसे पूछेगी कि आपको मिलना है तो हम अपनी शर्तें रख सकते हैं वहाँ पर कि ठीक है भाई, हमारा इतना बड़ा पोर्शन है और इस पोर्शन को हम आप में सम्मिलित करने के लिए तैयार हैं। यानी कि छोटा सा ये समझ लीजिए कि हम बार्गेनिंग करने की अवस्था में आ जाएंगे। अभी हम सब बिखरे हुए हैं तो हम बार्गेनिंग नहीं कर सकते। जब राजस्थान यूनियन बन जाएगा तो हम बार्गेनिंग करने की स्थिति में रहेंगे। तो ये बार्गेनिंग के उद्देश्य से उन्होंने क्या किया था? भूपाल सिंह ने कि एक बैठक बुलाई थी उदयपुर के अंदर और उदयपुर में उस समय 22 राजाओं ने ये मीटिंग अटेंड की थी और उनको आश्वासन दिया था कि हम इस विषय में ज़रूर सोचेंगे। फिर बाद में किसी ने सोचा ही नहीं। तो फिर उन्होंने अगले साल फिर से 23 मई 1947 को भूपाल सिंह के संवैधानिक सलाहकार थे, कौन थे? के.एम. मुंशी। इन्होंने बोला कि एक बार फिर से बात करके देख लो यार, मान जाए तो अच्छी बात है, हम बार्गेनिंग कर लेंगे, थोड़ा बढ़िया मिल जाएगा हमें भी। तो इन्होंने एक बार फिर से राजस्थान यूनियन को मूर्त रूप देने के लिए उदयपुर में फिर से बैठक बुलाई 1 साल बाद। लेकिन इस बार भी कुछ नहीं हुआ। राजाओं को क्या था कि भूपाल सिंह बना रहा है राजस्थान यूनियन, यानी कि ये तो सबसे ऊपर रहेगा, हम अपना जो स्वतंत्र अस्तित्व है उसको खो देंगे। तो सब लोगों को ऐसा ही लग रहा था, तो आपस में सहमति नहीं बनी और उस सहमति नहीं बनने के कारण राजस्थान यूनियन का जो सपना था ये सपना ही रह गया। ये योजना जो है कभी मूर्त रूप ले ही नहीं पाई। इसके अलावा किसने प्रयास किए थे उनके बारे में भी देखते हैं। तो जयपुर के शासक थे मान सिंह द्वितीय, इन्होंने भी एक संघ बनाने का प्रयास किया। अब इन्होंने क्या किया था? इनके दीवान थे, कौन थे? वीटी कृष्णामाचारी। उन्होंने राजस्थान के राजा और उनके प्रतिनिधियों को बुलाया, एक बैठक की और ये एक ऐसा संघ बनाना चाहते थे जिसमें सारी शक्तियां जो हैं वो विभाजित होंगी। कैसे कैसे होंगी कि उच्च न्यायालय जो है, उच्च शिक्षा और पुलिस के जो अधिकार हैं वो तो संघ के नियंत्रण में होंगे और बाकी शेष अधिकार जो है वो किसके? राज्य के नियंत्रण में होंगे।
तो अब सब लोग देख रहे थे कि भाई ये तो खुद का ही दिखाना चाहता है कि मेरे नियंत्रण में सारी चीज़ें रहेंगी। न्यायालय उसके नियंत्रण में है, शिक्षा उसके नियंत्रण में है, पुलिस भी उसके नियंत्रण में है। अब अन्य में बचा क्या? वही छोटे मोटे काम, तो वो छोटे मोटे काम थोड़ी करेंगे हम। तो राजाओं ने इस पे भी सहमति नहीं जताई और ये संघ का जो कार्य है वो रुक गया, कोई किसी ठोस निर्णय पर पहुंच ही नहीं सका। ठीक है, इसके अलावा किसने प्रयास किए थे? कोटा के शासक ने एक हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया था। किसका किया था? हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया था। और इस हाड़ौती संघ में कोटा नरेश किस किस को शामिल करना चाहते थे? तो कोटा नरेश बूंदी झालावाड़ को शामिल करना चाहते थे, यानी कि वो कोटा, बूंदी और झालावाड़ को मिला के एक हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। लेकिन राजाओं को ये लगा कि उन्होंने क्वेश्चन किया भीम सिंह से कि साहब आप हाड़ौती संघ तो बना दोगे, लेकिन इसका कार्यभार जो है वो कौन देखेगा, कौन करेगा इसकी देखरेख? तो उन्होंने बोला ऑब्वियस सी बात है, मैं बना रहा हूँ तो मैं ही करूँगा। तो फिर उन्होंने देखा कि ये जो है हाड़ौती संघ बनाने की बात नहीं है, ये वृत्तर कोटा बनाने की बात है। तो उन्होंने यही समझा कि ये हाड़ौती संघ बनाने की कोई बात नहीं कर रहा है, ये इसकी महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो यही है कि मैं बृहत्तर कोटा बना लूँ। तो फिर ये योजना भी जो है ये मूर्त रूप नहीं ले पाई, सफल नहीं हो पाई। ये सही बात है, कौन चाहेगा कि कोई आके मुझ पे राज करे जब मेरे छोटी सी ही स्टेट हो या छोटा सा ही मेरा कोई रियासत का पार्ट हो, सामंत ही हूँ मैं, लेकिन मैं खुद अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता हूँ, खुद मैं शासन संभाल रहा हूँ, मैं किसी के अधीन रह के कैसे काम कर सकता हूँ? तो ये बात जमती नहीं थी राजाओं को। तो ऐसे में हाड़ौती संघ का निर्माण जो है ये भी नहीं हो पाया। फिर इसके बाद डूंगरपुर के राजा थे लक्ष्मण सिंह। इन्होंने कौन सा संघ बनाने का प्रयास किया? बांगड़ संघ बनाने का प्रयास किया था। और किस किस को मिलाना चाहते थे? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को। लेकिन यहाँ पर भी वही सेम थिंकिंग कि ये कोई बागड़ संघ नहीं बनाना चाहता, ये क्या बनाना चाहता है? बृहत्तर डूंगरपुर बनाना चाहता है। तो राजाओं की सहमति नहीं हो पाई यहाँ पर भी, और फलतः हुआ क्या? ये योजना भी मूर्त रूप नहीं ले पाई, सफल नहीं हो पाई। तो अब देखो, प्रयास तो सभी कर रहे थे, अंग्रेज भी कर रहे थे, देसी रियासतों के जो शासक थे वो भी कर रहे थे। अब लेकिन ऐसे में भारत सरकार की नीति क्या थी? क्योंकि उनको तो पता था कि हमें यूनिफिकेशन तो करना है। अब यूनिफिकेशन होगा कैसे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कैसे क्या होने वाला है? तो ऐसे में भारत सरकार की नीति के बारे में देखिए, उन्होंने क्या किया? 25 जून 1947 को एक रियासती विभाग की घोषणा की। रियासती विभाग की घोषणा कब हुई है? 25 जून 1947 को। और इसका गठन कब हुआ था? 5 जुलाई 1947 को इसका गठन हो गया। और इसका उद्देश्य क्या था कि छोटे छोटे जो भी राज्य हैं उनको मिलाकर हम एक क्या बना लें? संघ बना लें और भारत का निर्माण करें। इसका अध्यक्ष या मंत्री जो है वो किसको बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया इसका अध्यक्ष। और इसके सचिव कौन थे? वीपी मेनन। और वीपी मेनन की एक बुक भी है इस परिप्रेक्ष्य में, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो ये जो रियासती विभाग बना था, इसका उद्देश्य था कि छोटी छोटी इकाइयों को सभी को मिला लेते हैं और हम भारत का निर्माण कर देते हैं। अब उसके लिए करना तो पड़ेगा तो किसी को, तो उन्होंने क्या कर दिया कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदारी सौंप दी कि सर आप देखो, आपका जैसा मन हो राजस्थान को सम्मिलित करो एक जगह। तो सबसे पहला काम उन्होंने यहाँ पे दे दिया। तो राजस्थान को सम्मिलित करने का ये जो कार्यभार था ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के कंधों पे था। और सचिव कौन थे यहाँ पर? वीपी मेनन। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आप याद रखना। अब देखो, 18 जुलाई 1947 को अब अंग्रेजों ने बोला कि भाई देखो ऐसा सब कुछ चल रहा है, देसी रियासतों के जो भी राजा हैं उनसे बातचीत की और बातचीत में पूछा कि आप लोग क्या चाहते हो? तो उन्होंने बोला कि हमने तो संधि जब की थी तो हमने तो सारा कार्यभार अपनी सुरक्षा का आपको सौंपा था, तो सारा आप ही बताओ भाई कि हम क्या करें। तो उन्होंने बोला ठीक है। 18 जुलाई 1947 को अंग्रेजों ने एक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम भारत और पाकिस्तान की आज़ादी है जो है वो स्वीकार करते हैं। और इसके साथ साथ अंग्रेजों ने रियासतों के साथ जो भी संधियाँ की थी वो ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दी। तो उन्होंने कौन कौन सी बातें कही? एक तो भारत और पाकिस्तान की स्वतंत्रता की, और दूसरी ये कि अब हमारे साथ आपने जो संधियाँ की थी वो समाप्त हो चुकी है, तो आप अपना डिसीज़न जो है वो स्वयं ले सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर अपना काम जो है वो ख़त्म कर दिया। अब इसके बाद रियासती विभाग जो है वो चाहता तो था सबको यूनाइट करना, अब लेकिन उसने यहाँ पे शर्तें लगा दी कि ठीक है मैं सबका यूनिफिकेशन चाहता हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई राज्य जो है या फिर कोई रियासत जो है उसकी क्या
इनकम जो है यानी कि वार्षिक इनकम जो है वो कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़, और उसकी जनसंख्या जो है वो कितनी है, 10 लाख से अधिक है, तो ऐसी रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। यानी कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, 10 लाख होनी चाहिए, और उनकी जो एनुअल इनकम है वो 1 करोड़ होनी चाहिए। तो अगर ऐसी कोई रियासत है तो वो खुद से डिसीजन ले सकती है कि वो कहाँ पर शामिल होना चाहती है या फिर खुद का स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। तो अब ऐसे में कौन कौन सी रियासतें आती हैं, तो राजस्थान की 4 रियासतें थी जो इस क्राइटेरिया को कंप्लीट करती थी। कौन कौन सी थी, मेवाड़, मारवाड़, जयपुर और बीकानेर, यानी कि उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ये 4 रियासतें जो थी इनकी इनकम कितनी, 1 करोड़ से ऊपर, जनसंख्या कितनी, 10 लाख से ऊपर, तो इनका स्वतंत्र अस्तित्व रखना पॉसिबल था। लेकिन अब मिलाना तो हमें इनको भी था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत से जतन किए, प्रयास किए कि ये भी सम्मिलित हो जाए। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले प्रथम चरण का नाम क्या है, मत्स्य संघ, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 18 मार्च 1948 को। अब इस मत्स्य संघ में कौन कौन सम्मिलित था उसकी बात करें तो इसमें कौन कौन सी रियासतें सम्मिलित थी, तो आप सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखोगे, ABCD। ए से क्या हो जाएगा, अलवर, भरतपुर, सी से करौली नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है करौली और धौलपुर, और इसमें एक ठिकाना आता था, कौन सा, नीमराणा। तो यहाँ पर 4 रियासतें और एक ठिकाना मत्स्य संघ में सम्मिलित था, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 18 मार्च 1948 को। ठीक है, ये डेट्स आप याद रखेंगे, चरण कौन से क्रम में है वो भी याद रखेंगे। कई बार एग्जामिनर जो है आरएस के क्वेश्चन पेपर में आया था कि सारे चरणों का नाम दे दिया उसने और पूछ लिया कि कौन सा क्रम जो है वो सही है। तो ये सारे चरण कब बने थे, कब किसका निर्माण हुआ, कौन सा कब सम्मिलित हुआ, मतलब किस रूट में ये आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो पहला चरण जो है उसका नाम मत्स्य संघ, 18 मार्च 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसमें ABCD 4 रियासतें यानी कि कौन कौन सी होगी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, और इसमें एक ठिकाना भी आता था, ठिकाना आता था नीमराणा। ठीक है, इनको सम्मिलित किया गया था। आप देखो इसकी राजधानी किसको बनाया गया, तो राजधानी थी अलवर, और इसका उद्घाटन किसने किया था, तो मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था, NV गॉडगिल ने किया था। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं वही आपके सामने है। ठीक है, तो इस मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था, NV गॉडगिल ने किया था। इसका राज प्रमुख कौन था, उदयभान सिंह। देखो मेनली ये होता है कि जहाँ राजधानी बन गई राज प्रमुख भी उसी का होता है, लेकिन यहाँ पर अलग है, ये एक अपवाद है। अब ये कैसे है कि अलवर जो था उस टाइम गांधी जी की हत्या के आरोप में यहाँ के शासक को गिरफ्तार किया हुआ था, उनको दिल्ली बुलाया गया था। अब ऐसे में हम कैसे बना दें उनको राज प्रमुख, उन पर तो ऑलरेडी मुकदमा चल रहा है। तो यहाँ पर फिर किसको बनाया गया राज प्रमुख, धौलपुर के राजा थे उदयभान सिंह, तो इनको बनाया गया। उपराज प्रमुख किसको बनाया गया, गणेश पाल, ये कहाँ के शासक थे, करौली के शासक थे। और यहाँ पर प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था शोभाराम कुमावत को। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। लैंग्वेज चेंज हो जाती है कई बार, लेकिन आपको याद ज़रूर रखनी है। ठीक है, तो राजधानी अलवर है, राज प्रमुख कौन है, उदयभान सिंह है, उद्घाटन किसने किया था, NV गॉडगिल ने किया था। उपराज प्रमुख कौन है, गणेश पाल, कहाँ के शासक, करौली से। प्रधानमंत्री कौन है, शोभाराम कुमावत। ठीक है, ये याद रखना है हमें। अब देखो ये मत्स्य संघ जो है ये नाम किसने दिया था, तो ये नाम जो है वो किसने दिया था, KM मुंशी ने दिया था। और ये उद्घाटन जो है ये कहाँ पर किया गया था, तो लोहागढ़ का जो दुर्ग है भरतपुर के अंदर, वहाँ पर ये उद्घाटन किया गया था। अब देखो मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी, तो 1.84 लाख, और जनसंख्या यहाँ की कितनी थी, तो पॉपुलेशन थी 18.38 लाख। अगर हम बात करें कि इसका क्षेत्रफल कितना था, एरिया कितना है, तो लगभग 12,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया था। अब देखो भरतपुर और धौलपुर जो है भाषाई आधार पर, वेशभूषा के आधार पर किसमें मिलना चाहते थे, उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते थे। इनकी इच्छा तो थी, लेकिन क्या करें, अब इनके पास ऑप्शन नहीं था। तो भाषा के आधार पर और वेशभूषा के आधार पर और अन्य भी कई आधार हो सकते हैं, उस पर उन्होंने इच्छा जताई कि हम देखो उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते भाई,
हम चाहते हैं कि आप इसी में शामिल हो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से ये सारा यूनिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हुआ। और मत्स्य संघ में पहली बार किस किस को शामिल किया गया? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और एक ठिकाना जिसका नाम क्या है? नीमराना। तो मत्स्य संघ में 4 ठिकाने और 4 रियासतें और 1 ठिकाने को सम्मिलित किया गया। इसके बारे में आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। इसका प्रधानमंत्री कौन है? शोभाराम कुमावत। ठीक है, अब अगला देखिए, इसका दूसरा चरण जो है इसका नाम क्या है? पूर्वी राजस्थान संघ यानी ईस्टर्न राजस्थान यूनियन जो है ये इसका नाम है। और कब स्टैब्लिश हुआ था? तो 25 मार्च 1948 को। इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? तो इसमें देखिए कौन कौन सी, ये जो सेकंड फेज है इसमें सबसे ज़्यादा रियासतों को शामिल किया गया था, यूनिफिकेशन हुआ था। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि कौन से चरण में सबसे ज़्यादा रियासतों को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए थे, तो कौन सा चरण था? दूसरा चरण था, दूसरा फेज था। इसमें किस किस को शामिल किया गया था? तो यहाँ पर 9 रियासतें थी और 1 ठिकाना था। अब देखो, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और इसके साथ साथ 1 ठिकाना कुशलगढ़। इन सभी को किसमें सम्मिलित किया गया था? सेकंड फेज में सम्मिलित किया गया था। देखो, राजस्थान का ये जो यूनिफिकेशन है ये कुछ इस तरीके से चलता है, यहाँ से चलता है और इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो ये यूनिफिकेशन में जो सेकंड फेज है, पहला ये सम्मिलित कर लिया, दूसरा यहाँ से सम्मिलित कर रहे हैं। तो सेकंड फेज में सबसे ज़्यादा रियासतों को शामिल किया गया था। कितनी रियासतें थी? 9 रियासतें थी प्लस 1 ठिकाना था। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखेंगे। 9 रियासतें कौन कौन सी है? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और 1 ठिकाना कौन सा हो जाएगा? कुशलगढ़। ठीक है, आगे देखते हैं कि सबसे ज़्यादा रियासतों का विलय इसी चरण में हुआ है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब इसकी राजधानी किसको बनाया गया? तो राजधानी कौन थी? कोटा। कोटा को राजधानी बनाया गया। और यहाँ पर भी उद्घाटन किसने किया था? NV गॉडगिल ने ही उसका उद्घाटन किया था। राज प्रमुख किसको बनाया गया? तो मैंने कहा ना कि जहाँ राजधानी होती है उसी का जो शासक होता है वो कौन बनता है? राज प्रमुख बनता है। लेकिन मत्स्य संघ इसका अपवाद है, तो सिर्फ आप एक वो याद रखेंगे। बाकी सभी में यही है कि जहाँ राजधानी है यानी कि राजधानी जिसको बनाया गया है वहाँ का शासक ही क्या बना है? राज प्रमुख बना है। तो यहाँ पर राज प्रमुख कौन हो गया? भीम सिंह हो गया। उपराज प्रमुख किसको बनाया गया? बहादुर सिंह। कहाँ के शासक थे? बूंदी के शासक थे। और प्रधानमंत्री कौन बने थे? गोकुल असावा। गोकुल असावा को प्रधानमंत्री बनाया गया था यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अब आगे देखिए, राजस्थान में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? डेमोक्रेसी को अपनाने वाली पहली रियासत शाहपुरा। अब राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत और सबसे कम जनसंख्या वाली रियासत अगर आपसे पूछ ले तो वो भी कौन सी है? शाहपुरा ही है। और अंग्रेजों द्वारा स्थापित राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी है? झालावाड़। और राजस्थान में अगर हम मराठों के प्रवेश के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम राजस्थान में मराठों ने कहाँ पर प्रवेश किया था? तो बूंदी में किया था। बूंदी रियासत से राजस्थान में मराठों का प्रवेश हुआ है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। किशनगढ़ से मराठों द्वारा कर वसूली नहीं की जाती थी। किशनगढ़ जो रियासत थी वो कर नहीं देती थी किसको? मराठों को। इसके अलावा देखिए, किशनगढ़ और शाहपुरा जो रियासतें थी इनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। यानी कि ये इतनी छोटी थी कि इनको समझा ही नहीं जाता था कुछ। इनको ये देखा जाता था अरे इनको क्या तोपों की सलामी देंगे, तो ये सम्मान के लायक नहीं समझी जाती थी। यानी बहुत छोटी रियासतें थी। बांसवाड़ा को जब सम्मिलित किया गया था तो यहाँ के शासक थे चंद्रवीर सिंह। इनका स्टेटमेंट था विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कि मैं विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा हूँ, मैं किस पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। इसकी वार्षिक आय की अगर हम बात करें तो वार्षिक आय कितनी है? 2 करोड़ रुपए है। और अब हम बात करते हैं तीसरे फेज के बारे में। तो तीसरे फेज में किस किस को सम्मिलित किया गया था? कब स्टार्ट हुआ था? तो देखो, तीसरे फेज का नाम देखो, सबसे पहले क्या है? संयुक्त राजस्थान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान इसका नाम है। कब शुरू हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को कंप्लीट हुआ था। कौन कौन सी रियासतें इसमें शामिल की गई थी? तो हमारा पहला चरण कौन सा था? मत्स्य संघ। दूसरा चरण कौन सा था? पूर्वी राजस्थान संघ। तो यहाँ पर किसको सम्मिलित किया गया था? सबसे पहले तो पूर्वी राजस्थान को लिया गया और उसमें कौन सी रियासत? उदयपुर को।
उदयपुर को यहाँ पर सम्मिलित किया गया था। ठीक है, अब देखो राजधानी किसको बनाया गया? उदयपुर वाले राजा ने बोला नहीं नहीं मैं शामिल नहीं हूँगा, क्योंकि उदयपुर जो है वो उस क्राइटेरिया को कंप्लीट करता था। यहाँ की इनकम जो है वो भी 1 करोड़ से ऊपर थी और जो जनसंख्या है वो भी 10 लाख से ऊपर थी। तो अब उसको स्वतंत्र अस्तित्व रखने की ठीक है पूरी छूट थी, लेकिन उसने क्या किया? अब हम तो भाई यूनिफिकेशन कर रहे हैं, तो एकीकरण में पूरा राजस्थान बनाएंगे हम, ऐसे तो 4 रियासतें पूरी अलग अलग पड़ी रह जाएंगी। तो यहाँ पर उदयपुर को शामिल किया गया था और राजधानी किसको बनाया गया था? उसको बोला था देख भाई हम इसको कर रहे हैं और राजधानी किसको बनाएंगे? हम उदयपुर को बनाएंगे, राज प्रमुख भी तू ही बनेगा। ठीक है, तो उसको किसको? उदयपुर को राजधानी बनाया गया और यहाँ के जो शासक थे भूपाल सिंह, इनको क्या बनाया गया? राज प्रमुख। उपराज प्रमुख वही रहेंगे भीम पहले कौन थे? राज प्रमुख थे कोटा के। सेकेंड फेज में जो राजधानी कोटा थी वहाँ के राज प्रमुख कौन थे? भीम सिंह थे। अब यहाँ पे इनको बोला साहब आप तो एडजस्ट कर लो, तो उपराज प्रमुख बन जाओ आप। तो उपराज प्रमुख जो है वो कौन बने? भीम सिंह बने, जो कोटा रियासत से थे। और इसका उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। और प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था इस समय? तो प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखेंगे कि तीसरे चरण का नाम क्या है? संयुक्त राजस्थान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान। दिनांक भी याद रखेंगे 18 अप्रैल 1948। इसमें कौन कौन सी रियासतें? तो हमारे सेकंड फेज में 9 रियासतें हमने शामिल की थी, एक ठिकाना शामिल किया था। और अब इसमें तीसरे फेज में क्या हो जाएगा? हम उदयपुर को शामिल करेंगे। ठीक है, अब उदयपुर को शामिल किया है तो राजधानी किसको बनाएंगे? हम उदयपुर को। और राज प्रमुख जो है वो भी कौन बनेगा? उदयपुर का शासक। उदयपुर का शासक कौन था? भूपाल सिंह। उपराज प्रमुख कौन बनेगा? तो उपराज प्रमुख कोटा के शासक भीम सिंह को बनाया गया था। प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो माणिक्यलाल वर्मा है। उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, आगे देखते हैं कि के.एम. मुंशी जो है इनके कहने पर भूपाल सिंह राजी हुआ था और उदयपुर का विलय जो है पूर्वी राजस्थान संघ के अंदर किया गया था। अब उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? तो उद्घाटन हुआ था कोटा दुर्ग के अंदर। इसकी वार्षिक आय की अगर बात करें तो वार्षिक आय कितनी है? 3 करोड़ 16 लाख रुपए। और जनसंख्या की अगर बात करें तो जनसंख्या है यहाँ पर 42,60,918। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 29,777 वर्ग किलोमीटर है। उद्घाटन किसने किया था? कहाँ पर किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस दुर्ग के अंदर किया था? कोटा दुर्ग के अंदर किया था। और किसको? कोटा दुर्ग वाले शासक भीम सिंह को क्या बनाया गया था? उपराज प्रमुख। राज प्रमुख कौन है? उदयपुर के शासक कौन? भूपाल सिंह। ठीक है, राजधानी किसको बनाया गया था? उदयपुर को बनाया गया था। तो ये चरण की सारी बातें हैं, तो आपको याद रखनी है। एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, याद रखनी है सारी चीज़ें। बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस थोड़ा सा माइंड पर आपको फोकस रखना है। फोकस रह के अगर स्टडी होती है तो ऑब्वियस सी बात है वो कंप्लीट होती है। अब देखो फोर्थ फेज की हम बात करते हैं। फोर्थ फेज का सबसे पहले देखेंगे कि फोर्थ फेज का नाम क्या है? तो व्रत राजस्थान संघ, यानी कि ग्रेटर राजस्थान इसका नाम है। कब कंप्लीट हुआ था? 30 मार्च 1949 को। और इसी दिन क्या है? राजस्थान का स्थापना दिवस भी बनाते हैं। तो अब ये क्यों बनाया गया भाई? तो यहाँ पर देखो जो हिंदी माह है हमारे, उसके अकॉर्डिंग देखें तो चैत्र शुक्ल एकम है और इस दिन क्या होता है? नववर्ष होता है। तो नववर्ष को नई शुरुआत करते हैं, तो राजस्थान दिवस जो है इसीलिए 30 मार्च 1949 को किया जाता है। ठीक है, अब इसमें किस किस को शामिल किया गया था? रियासतों की अगर हम बात करें तो रियासतें कौन कौन सी थी? संयुक्त राजस्थान संघ को सम्मिलित किया गया था, प्लस जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर जैसी जो बड़ी रियासतें थी इनको भी किस चरण में शामिल किया गया था? चौथे चरण के अंदर। तथा एक ठिकाना था लावा। लावा को भी कब सम्मिलित किया गया है? फोर्थ फेज के अंदर। तो आपसे अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर जैसी बड़ी रियासतों को राजस्थान एकीकरण के किस चरण में सम्मिलित किया गया था? तो कौन सा चरण है? फोर्थ फेज है। तो इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पर राजधानी किसको बनाया गया था? राजधानी बनाई गई थी जयपुर। किसके कहने पर? तो पंडित सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था। उद्घाटनकर्ता कौन थे यहाँ पर? तो यहाँ पर उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। महाराज प्रमुख, अब देखो भाई उदयपुर वाले टांग तो अड़ाएंगे कि भाई मैं तो इसी शर्त पर देखो सम्मिलित हुआ था कि आप मुझे राज प्रमुख बनाएंगे, सारे निर्णय मेरे अंडर होंगे, तो कैसे कर सकते हैं? अब यहाँ पर जयपुर वाले मान गए कि भाई राज प्रमुख तो देखो मैं ही बनूंगा,
आप चाहे जो करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो बहुत होशियार थे, उन्होंने बोला ठीक है, बिल्कुल। मान सिंह द्वितीय जो थे उनको बोला कि राज प्रमुख तो आप ही बनेंगे। तो अब भूपाल सिंह यहाँ पर तिलमिला जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं आप। तो उन्होंने बोला साहब नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या बनाया जा रहा है, महाराज प्रमुख बनाया जा रहा है। तो महाराज प्रमुख यहाँ पर किसको बना दिया गया था, भूपाल सिंह को बना दिया गया था, और ये एकमात्र महाराज प्रमुख रहे हैं। ठीक है, ये भी आप इनके बारे में याद रखेंगे कि एकमात्र महाराज प्रमुख कौन थे, भूपाल सिंह। ठीक है, राज प्रमुख कौन हो गए, मान सिंह द्वितीय हो गए। मैंने आपको क्या बताया था, राजधानी जहाँ से होगी वहीं का शासक क्या बनेगा, राज प्रमुख बनेगा। और उपराज प्रमुख यहाँ पर अभी भी कोटा के शासक भीम सिंह हैं। प्रधानमंत्री जो हैं वो कौन बन जाएंगे यहाँ पर, हीरालाल शास्त्री। ठीक है, तो इनका नाम आप याद रखेंगे। एकमात्र महाराज प्रमुख का पद जो है वो किसको मिला था, भूपाल सिंह को मिला था। तो उदयपुर के शासक जो थे मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जो हैं वो एकमात्र महाराज प्रमुख थे। और चौथे चरण का उद्घाटन किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, तो ये इसके बारे में आप याद रखेंगे। अब देखो वृद्ध राजस्थान की मांग जो है वो किसने की थी, तो ये मांग जो है राजस्थान आंदोलन समिति ने उठाई थी। इसी की मांग पर ये वृद्ध राजस्थान बना था। और 30 मार्च को मैंने आपको बता दिया था, 30 मार्च को जो हमारे हिंदी जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग नव वर्ष प्रारंभ होता है। और इस नव वर्ष की खुशी के अंदर ही राजस्थान दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखो यहाँ पर भी जोधपुर और धौलपुर जो है वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। धौलपुर के शासक थे, उन्होंने क्या किया, जोधपुर के शासक को, हनुमंत सिंह थे यहाँ के शासक, तो उनको बोल दिया देखो मैं तो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता हूँ। एक तरीके से भाई वहाँ पे चुगली जाके कर दी उन्होंने, तो उनको भड़का दिया, सिखा दिया, पढ़ा दिया। तो ऐसे में जोधपुर के शासक थे हनुमंत सिंह, उन्होंने इसको सीरियसली ले लिया। और वो ऐसा कहते हैं कि उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, मोहम्मद अली जिन्ना, उनसे भी मुलाकात करके आए थे। लेकिन बाद में जोधपुर जब वो वापस आए तो वहाँ पर सुमनेश जोशी थे और ये एक प्रकाशित करते थे अखबार, रियासती नाम से इनका एक अखबार प्रकाशित होता था, जिसमें इन्होंने बताया कि जो जोधपुर के शासक हैं हनुमंत सिंह वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। ये सूचना जो है वो वीपी मेनन को पता चली। अब वीपी मेनन ने क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बताया इसके बारे में कि भाई वो तो देखो जाके पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। अब देखो बॉर्डर पर जो थे, बॉर्डर पर जो रियासतें थी, ऐसे में अगर उनको स्वतंत्रता प्राप्त थी कि आप किसी भी जगह शामिल होना चाहते हैं, तो जोधपुर जो है, जैसलमेर जो है वो बॉर्डर पे थे, तो ऐसे में वो कर सकते थे भाई, अपनी मनमानी कर सकते थे। तो अगर वो अपनी मनमानी करके या पाकिस्तान में शामिल हो जाते तो पाकिस्तान सीधा सीधा क्या, वो तो घुस जाता भारत के अंदर। तो सीमाओं पर जो थे उनकी सुरक्षा का ज़्यादा डर था। तो ऐसे में क्या किया, वीपी मेनन ने पेन पिस्तौल की सहायता से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए हनुमंत सिंह से। और ये पेन पिस्तौल जो है ये अभी भी लंदन के संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, तो एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे ऐसे क्वेश्चन कि पेन पिस्तौल की सहायता से किस शासक ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, तो हनुमंत सिंह ने, जोधपुर के शासक थे हनुमंत सिंह, उन्होंने पेन पिस्तौल की सहायता से विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो अब हमारे इस 4th फेज़ के अंदर जो भी बड़ी बड़ी रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर जैसी, अब विलय हो चुकी थी। और इस 4th फेज़ का नाम क्या था, वृहद राजस्थान, ग्रेटर राजस्थान। ठीक है, अब देखो जो 4th के बाद 5th फेज़ है उसका नाम क्या रखा गया था, संयुक्त वृहद राजस्थान। जो 3rd था उसका क्या नाम था, संयुक्त राजस्थान, 4th का वृहद राजस्थान, और अब 5वां चरण जो है उसमें क्या कर दिया, संयुक्त वृहद राजस्थान। तो नाम से ही समझ आ रहा होगा कि किस किस को सम्मिलित किया गया है यहाँ पर। तो वृहद राजस्थान को यहाँ पर 5वें चरण में सम्मिलित कर दिया गया, प्लस मत्स्य संघ जो बना था, जो हमारा पहला फेज था, वो यहाँ पर शामिल कर दिया गया। और दोनों को मिलाकर क्या बना दिया गया, संयुक्त वृहद राजस्थान। ठीक है, डेट आप याद रखेंगे 15 मई 1949। अब इसकी राजधानी किसको बनाया गया था, तो राजधानी बनाया गया था जयपुर को। उद्घाटन किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और एकमात्र महाराज प्रमुख का पद किसको मिला हुआ था, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को। और यहाँ पर जो राज प्रमुख है वो कौन है, मान सिंह, और उपराज प्रमुख भी कौन रहेंगे, भीम सिंह। तो ये आपको याद रखने में ज़्यादा जोर नहीं आएगा क्योंकि सेम ही चल रहे हैं यहाँ पर अभी। और प्रधानमंत्री भी कौन है, हीरालाल शास्त्री। तो 5वें फेज़ के अंदर बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस आपको याद ये रखना है कि वृहद राजस्थान जो है उसमें मत्स्य संघ जो सम्मिलित हुआ था वो डेट कौन सी है, 15 मई। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि मत्स्य संघ जो है उसका विलय भारत में कब हुआ था। तो
तो आपको ये डेट याद रखनी है कि 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में किया गया था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है, लैंग्वेज चेंज कर सकता है। कई बार क्वेश्चन दे दिया, ऑप्शन अलग दे दिए, दूसरी बार ऑप्शन से ही क्वेश्चन बना दिया। तो इस तरीके की चीज़ें होती रहती है, तो आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है अपना। आगे देखते हैं, मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में कब हुआ है? 15 मई 1949 को, और शंकर राव दवे समिति की सिफारिश पर इस मत्स्य संघ का विलय जो है वो राजस्थान में किया गया था। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में किया गया था? तो कौन सी? शंकर राव दवे समिति। तो इसका भी आप याद रखेंगे कि शंकर राव दवे समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ जो है उसका विलय भारत के अंदर किया गया, सॉरी राजस्थान के अंदर किया गया था। ठीक है, अगला देखो, जो 6th फेज है, छठा चरण है, उसका नाम क्या है? राजस्थान संघ, राजस्थान यूनियन इसका नाम है। डेट आप याद रखेंगे 26 जनवरी 1950। इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल हैं? तो यहाँ पर देखो, संयुक्त वृहद राजस्थान यानी कि हमारा 5वां जो फेज था वो यहाँ पर कंप्लीट है, प्लस सिरोही का जो पार्ट है उसको यहाँ पर सम्मिलित किया गया था, लेकिन सिरोही में आबू देलवाड़ा को छोड़ दिया गया था। तो आबू देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही को यहाँ पर सम्मिलित किया गया था इस छठे फेज के अंदर। तो 6th फेज में आप याद रखेंगे, अगर आपसे पूछ ले कि सिरोही को कब सम्मिलित किया गया था, तो छठे फेज के अंदर आबू देलवाड़ा को छोड़कर यहाँ पर सिरोही को सम्मिलित किया गया था। राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी क्या है? यहाँ पर भी जयपुर है। उद्घाटन किसने किया है? जवाहरलाल नेहरू ने किया है। महाराज प्रमुख कौन है? महाराज प्रमुख है भूपाल सिंह। राज प्रमुख कौन है? मान सिंह द्वितीय हैं। उपराज प्रमुख भीम सिंह कहाँ के शासक हैं? कोटा के शासक हैं। मुख्यमंत्री कौन है? अब यहाँ पर देखो, प्रधानमंत्री का पद हट गया है, कौन सा पद आ गया है? मुख्यमंत्री का पद आ गया है। तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? हीरालाल शास्त्री है। ठीक है, राजस्थान संघ के मुख्यमंत्री हैं हीरालाल शास्त्री, इनको याद रखिएगा। अब देखो, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। तो उसके बाद देखो, राजस्थान के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? हीरालाल शास्त्री। ठीक है, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन से थे? वो भी हीरालाल शास्त्री थे। अगर निर्वाचित मुख्यमंत्री की अगर बात करें हम, तो वो कौन थे? टीकाराम पालीवाल थे। और राजस्थान के प्रथम निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही टाइप के मुख्यमंत्री की हम बात करें तो वो कौन से थे? जय नारायण व्यास थे। अगर सबसे लंबा कार्यकाल किसी मुख्यमंत्री का रहा है तो वो कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है? तो हीरालाल देवपुरा। इनका कार्यकाल मुख्यमंत्री पद पर बहुत ही कम समय के लिए रहा है। दलित मुख्यमंत्री, प्रथम दलित मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो जगन्नाथ पहाड़िया है। युवा मुख्यमंत्री की बात करें तो जो वर्तमान में है अशोक गहलोत। और अगर प्रथम महिला मुख्यमंत्री की हम बात करें तो कौन है? वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो भैरव सिंह शेखावत। और 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में जो कैटेगराइज किया गया था कि ABCD जो कैटेगरी थी उसमें राजस्थान को किस कैटेगरी में शामिल किया गया था? B श्रेणी के अंदर शामिल किया गया था राजस्थान को। और इसी दिन राजस्थान का जो नाम है वो राजपुताना से हटाकर क्या कर दिया गया था? राजस्थान कर दिया गया था। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें याद रखेंगे कि 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को अपना नाम मिल गया था। ठीक है, आगे देखिए, जो 7वां चरण है, लास्ट फेज जो है उसके बारे में हम देखते हैं। जो वर्तमान राजस्थान हम देखते हैं वो कंप्लीट कैसे हुआ। तो देखिए, इसका नाम क्या है? वर्तमान राजस्थान यानी कि रीऑर्गेनाइज्ड राजस्थान जो है उसकी बात कर रहे हैं हम। कब कंप्लीट हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण जो है वो समाप्त हो गया था। इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? तो देखो, राजस्थान संघ जो हमारा छठा चरण था, 6th फेज था वो, प्लस आबू देलवाड़ा को यहाँ पर सम्मिलित किया गया था। और जो एक यूनियन टेरिटरी थी, कौन सी? अजमेर मेरवाड़ा, उसको सम्मिलित कर लिया गया था। प्लस गुजरात का क्षेत्र था सुनील टप्पा, ये क्षेत्र राजस्थान में शामिल किया गया था। और सिरोंज को यहाँ से दिया गया था। तो माइनस का मतलब है कि सिरोंज जो है वो MP को दे दिया गया था। और हमारे यहाँ पर राजस्थान में किस क्षेत्र को सम्मिलित किया गया था? सुनील टप्पा क्षेत्र को सम्मिलित किया गया था। तो इन सभी को मिलाकर जो है वो वर्तमान राजस्थान बना था।
ठीक है। अब देखिए राजधानी कौन है, राजधानी अभी भी जयपुर है। उद्घाटन किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल जो प्रथम राज्यपाल थे वो कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल बने थे। मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। और आधुनिक राजस्थान के निर्माता के रूप में अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन है, तो वो भी कौन है, मोहनलाल सुखाड़िया साहब है। तो ये भी आप याद रखेंगे इसके संदर्भ में। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें आपको याद रखनी है कि राज्य पुनर्गठन आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1953 को, और इसी आयोग की सिफारिश पर अजमेर, मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा वाला जो प्रदेश है उसको राजस्थान में मिलाया गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसके अध्यक्ष कौन थे, किसके, राज्य पुनर्गठन आयोग के जस्टिस फैजल अली थे, और इसके सदस्य थे के एम पन्नीकर व हृदयनाथ कुंजारू। अजमेर मेरवाड़ा का विलय है, इसका विरोध किया था हरिभाऊ उपाध्याय ने। तो इसका ये भी याद रखना है कि इसका विरोध जो है वो किसने किया था, क्योंकि अजमेर के तात्कालिक मुख्यमंत्री थे ये उस टाइम, तो हरिभाऊ उपाध्याय ने इसका विरोध किया था। और अजमेर मेरवाड़ा में उस समय एक विधानसभा चलती थी, और उस विधानसभा का नाम क्या था, धारा सभा। ठीक है, ये इसके बारे में याद रखेंगे। इसके साथ साथ नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो ए ब स श्रेणी बनाई गई थी उसको खत्म कर दिया गया था कि अब ये कोई श्रेणी में नहीं आएंगे, सब इक्वल है। तो ए ब स श्रेणी को समाप्त कर दिया गया था, और 7वें संविधान संशोधन के तहत नया पद सृजित किया गया था, और वो पद कौन सा था, राज्यपाल का। और इसी के तहत जो महाराज प्रमुख, राज प्रमुख व उपराज प्रमुख पद थे इनकी समाप्ति कर दी गई थी, यानी कि इन सभी को समाप्त कर दिया गया था। बोल दिया गया था हटो भाई, कोई ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ एक ही रहेगा, और वो कौन सा रहेगा, राज्यपाल। तो राजस्थान दिवस देखिए 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस जो है वो कब है, 1 नवंबर को। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, स्थापना दिवस 1 नवंबर, राजस्थान दिवस 30 मार्च, और राजस्थान भाषा जो दिवस है, राजस्थानी भाषा दिवस, तो वो कब है, 21 फरवरी को। तो इसी के साथ हमारा एकीकरण जो है वो आपको समझ आ गया होगा। कंप्लीट 7 चरण हमने पढ़ लिए, कब कौन से चरण में क्या क्या हुआ था, कौन किस चरण का उपराज प्रमुख था, राज प्रमुख था, राजधानी किसको बनाया गया था, किस किस क्षेत्र को सम्मिलित किया गया था, ये सारी चीज़ें हमने आज के इस वीडियो में देख ली है। आई होप कि इसके बाद आपको कभी राजस्थान का एकीकरण पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। प्लस अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।